हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्यू आर्नोल्ड की काफ़ी फेमस पोएम डोवर बीच को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं इस पोएम का, फिर इस पोएम का समरी या फिर एनालिसिस डिस्कस किए हुए कि मेनली ये पोएम जो है किस बारे में है वो बताए हुए हैं। फिर कंक्लूजन वाला सेक्शन आएगा, फिर इस पोएम के टाइटल के बारे में भी डिस्कस किए हुए हैं, फिर एंड में थीम को भी डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप लोग के सिलेबस में ये वाली पोएम है, आप लोगों को क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ना है या फिर इस पोएम के थीम्स को पढ़ना है, समरी को पढ़ना है, तो ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नोट्स का लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है, जिससे कि आपको याद आसानी से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। कि मतलब विक्टोरियन पीरियड में जितनी भी पोइट्री लिखी गई ना, जितनी भी पोएम्स लिखी गई, उनमें सबसे प्रसिद्ध पोएम में से एक है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया पोएम डोवर बीच। ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1867। इसको पहली बार जो पब्लिश करवाया गया 1867 में करवाया गया इन द कलेक्शन न्यू पोएम। और जिस कलेक्शन में इस पोएम को पहली बार पब्लिश करवाया गया उस कलेक्शन का नाम न्यू पोएम्स था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इस पोएम को लिखा गया जो वो एक फॉर्म में ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखा गया। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ना, वो मतलब एक टाइप ऑफ पोएम है जिसमें मेनली एक स्पीकर होता है। ठीक है, एक स्पीकर होता है, एक वक्ता होता है जो अपने फीलिंग को, अपने अंदर की इनर फीलिंग को ना एक लिसनर के सामने एक्सप्रेस करता है। और इस पोएम में डोवर बीच जो हम लोग की पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड, तो उसमें जो स्पीकर है वो ऑथर खुद है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, और वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं अपनी वाइफ से। ठीक है, अपने अंदर की इनर फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं अपनी वाइफ से। और कब बात कर रहे हैं? जब वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गए हुए थे 1851 अप्रॉक्स इसी के आसपास। तो वही होता है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का फॉर्म, कि एक स्पीकर जो है किसी एक लिसनर से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, और यहाँ पे जो लिसनर है वो स्पीकर की वाइफ मैथ्यू आर्नोल्ड की वाइफ है। इन द पोएम द पोएट लेमेंट्स द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। की इस पोएम में जो ऑथर है ना, वो लेमेंट, ये लाइन आपको कंफर्म अंडरलाइन करनी है कि लेमेंट करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक दुनिया में किस तरह से रिलीजियस फेथ जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है या ख़त्म हो गया है। धर्म को लेकर विश्वास ही सोच ये दिखाते हैं कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेड पीपल्स लाइफ अनसर्टेन। कि कैसे साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है ना लोगों के जीवन को अनसर्टेन, अनिश्चित बनाता है, डल बना देता है। द पोएम इज मेड अप ऑफ 4 स्टांजा। पोएम जो है ये 4 स्टांजा में डिवाइडेड है। 4 स्टांजा की ये कविता है। देर इज़ नो कंसिस्टेंट राइम स्कीम। कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम फॉलो नहीं किया गया है, और ना ही जो स्टांजा भी है ना पोएम का, उसमें अलग अलग लेंथ है। मतलब किसी स्टांजा में 10 लाइन है तो किसी स्टांजा में 5-6 लाइन है, तो अलग अलग लेंथ का स्टांजा भी है। एंड रिटन इरेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर। और ये जो लिखा गया है इरेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। अब हम लोग का एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम का एनालिसिस वाला सेक्शन आता है। द पोएम स्टार्ट्स विथ ए पीसफुल एंड ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ डोवर बीच एट नाइट। की ये जो कविता स्टार्ट होती है ना, एक सुंदर से शाम से स्टार्ट होती है। और वो जो शाम है मतलब रात का टाइम है, बोल सकते हैं कि रात का टाइम है, और पोएट जो है ना वो डोवर बीच पे है। और ये डोवर बीच है ना लगभग मान लीजिए अटलांटिक महासागर में का एरिया है, और ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का एरिया है। इंग्लैंड का जो हम लोग कह सकते हैं नीचे वाला पार्ट है, इट मीन्स दक्षिण वाला, साउथ वाला पार्ट है, और फ्रांस का नॉर्थ वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है। उन दोनों के बीच जो है एक बोल सकते हैं डोवर बीच है, बड़ा सा बीच है जो कि अटलांटिक महासागर का पार्ट है। तो वहीं बीच के किनारे पोएट बैठे हुए, और बहुत ही सुंदर सा इवनिंग है, नाइट है, उसके बारे में डिस्कस करते हुए इस पोएम की शुरुआत होती है। द पोएट ऑब्जर्व्स दैट द सी इज़ काम। पोएट ऑब्जर्व करते हैं कि जिस समुद्र के किनारे वो बैठे हुए हैं कि वो समुद्र जो है ना बहुत शांत सा है। द टाइड इज़ फुल। टाइड आप लोग को पता होगा कि ज्वार होता है। आप लोगों को पता होगा कि सन और मून दोनों में ग्रेविटी होती है, अपना अपना उनका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस वजह से समुद्र का पानी ना मून अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी और नाइट में खींचता है, इस वजह से समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठता है, तो उसी को ज्वार कहा जाता है, टाइड कहा जाता है। तो उसमें टाइड मतलब समुद्र में उठ रहा था, वही समुद्र की लहरें बहुत तेज ऊपर जा रही थी मून के ग्रेविटी की वजह से। एंड द मून इज शाइनिंग ब्राइटली ओवर द इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल के ऊपर फिर से वही समुद्र वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट इंग्लैंड और फ्रांस का जो है ना वो इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो इंग्लिश चैनल के ऊपर जो है वो मून जो है काफ़ी सुंदर सा चमक रहा था। द एटमोसफेयर इज़ क्वाइट प्लीजेंट एंड रोमांटिक। कि इस एटमोसफेयर जो वातावरण था काफ़ी शांत, आनंदमयी और रोमांटिक सा एटमोसफेयर था। फिर से यहाँ पोएम का लाइन लिखा गया है। आप लोग को पता होगा कि एग्जाम में कोटेशन लिखने से आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, तो 2-3 कोटेशन तो कंफर्म आपको ऐड करनी चाहिए कोई भी आंसर लिख रहे हो। द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर। तो इस तरीके से पहला कोटेशन हो गया।
उसके बाद है द पोइट कैन ऑल्सो सी द लाइट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, मतलब पोइट जो है इंग्लैंड की तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, इंग्लैंड में जो डोवर बीच है इंग्लैंड के साउथ वाले एरिया में वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उस बीच के बाद, उस समुद्र के बाद, इंग्लिश चैनल के बाद जो एरिया आ जाता है ना वो फ्रेंच कोस्ट आ जाता है, मतलब फ्रांस का समुद्र तट आ जाता है। तो फ्रांस के समुद्र तट में फ्रेंच कोस्ट पे भी जो लाइट्स जल रही है ना वो भी पोइट को दिखाई दे रही है। दिस लाइट्स अपीयर एंड डिसअपियर इन डिस्टेंस, और वो लाइट्स काफ़ी दूर है तो कभी वो दिखाई देती है, कभी डिसअपियर मतलब कहीं भी गायब हो जाती है। ही इन्वाइट्स हिज बिलवेड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नाइट, यहाँ पे स्पीकर अपनी ऑथर अपनी बिलवेड को, अपनी प्रेमिका को, वाइफ को इनवाइट करते हैं कि आओ तुम भी इस नाइट की जो सुंदरता है उसको एंजॉय करो। ही आस्क हर टू लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ द वेव्स, वो कहते हैं अपनी वाइफ से कि जो वेव्स से जो साउंड निकल रही है, लहरें से जो साउंड आ रही है, वो जो समुद्र का पानी बार बार ऊपर उठ रहा है नीचे आ रहा है, तो उस साउंड को सुनने के लिए कहते हैं। द वेव्स पुल द पेबल्स बैक इनटू द शी एंड देन थ्रो दैम अगेन इनटू द शोर, कि समुद्र का पानी जो है, समुद्र की लहरें जो है बार बार यही करती है कि जो समुद्र का पत्थर है वो बार बार किनारे की तरफ ले जाती है, पानी फिर से जब वापस समुद्र की ओर लौटता है तो सारे पत्थर कंकड़ जो है फिर से वो समुद्र में लौट आ रहे हैं, तो ये चीज़ कंटिन्यू चलता जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। दिस मूवमेंट क्रिएट्स ए हार्ड साउंड, तो इस मूवमेंट की वजह से एक ना हार्श, एक कठोर सा साउंड आ रहा है, उत्पन्न हो जा रहा है, विच रिमाइंड्स हिम द सॉरो एंड सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, जो कि पोएट को याद दिलाता है मनुष्य के जीवन के दुख और सफरिंग, इट मीन्स कष्ट को। Thus the poem moves from a description of natural beauty to a reflection on human sorrow and suffering, कि किस तरीके से दिखाई दे दिया, आप लोगों को समझ आ गया कि पोएम जो है स्टार्ट हुआ था नेचुरल ब्यूटी के डिस्क्रिप्शन से, पोएट जो है नेचुरल ब्यूटी के बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे मनुष्य के दुख और सफरिंग के बारे में बात करने लगे, पोएम जो है इस तरह से टर्न हो जाती है, मनुष्य की सफरिंग पे आ जाती है नेचुरल ब्यूटी से। In the next stanza, Bugler stanza, में Arnold talks about the ancient Greek dramatist Sophocles। अब दूसरे स्टांजा में जो है अर्नोल्ड बात करते हैं प्राचीन ग्रीक के एक ड्रामाटिस्ट सोफोक्लस के बारे में। ही सेज दैट लॉन्ग एगो, कि वो कहते हैं बहुत समय पहले, सोफोक्लस ऑल्सो लिसन टू द साउंड ऑफ द सी ऑन द सोर्स ऑफ ग्रीस, कि सोफोक्लस जो ऑथर है ना वो भी बहुत समय पहले ग्रीस के समुद्र के किनारे बैठ के, समुद्र के तट पे बैठकर ऐसे ही सुने थे, मतलब आवाज़, उनकी राइटिंग से ये चीज़ पता चलती है, तो वो अपने राइटिंग में भी डिस्कस कर रखे हैं इस चीज़ के बारे में, सोफोक्लस भी, तो वो उसी राइटिंग का रेफरेंस देते हुए वो बताते हैं कि प्राचीन टाइम के जो ऑथर थे सोफोक्लस ग्रीस के, वो भी ग्रीस के समुद्र के किनारे बैठ के ये आवाज़ सुने थे। द साउंड ऑफ द सी मेड सोफोक्लस थिंक अबाउट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और वही साउंड सोफोक्लस को भी मजबूर कर देता है कि वो मनुष्य के जीवन के अप्स और डाउन्स के बारे में सोचे। अर्नोल्ड फील्स द सेम इमोशन वाइल लिसनिंग टू द सी एट द डोवर बीच, तो डोवर बीच पे जब अर्नोल्ड ऑथर ये साउंड सुन रहे हैं जो सोफोक्लस सुने थे, तो उनको भी यहाँ पे सेम ही इमोशन फील हो रहा है अर्नोल्ड को भी। द साउंड रिमाइंड्स हिम ऑफ द स्ट्रगल, डिसअपॉइंटमेंट एंड अनसर्टेनिटीज दैट आर पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, की ये जो साउंड है स्पीकर को याद दिलाता है संघर्षों की, डिसअपॉइंटमेंट इट मीन्स निराशाओं की, एंड अनसर्टेनिटीज इट मीन्स अनिश्चितताओं की, जो कि मनुष्य के जीवन का पार्ट होता है। इन द थर्ड स्टांजा, तीसरे स्टांजा में पोइट एक्सप्लेन्स दैट, पोइट बताते हैं कि इन द पास्ट रिलीजियस फेथ वॉज स्ट्रॉन्ग एंड गेव पीपल पर्पस, कम्फर्ट, होप एंड सिक्योरिटी, की पास्ट में, पुराने टाइम में ऑथर बताते हैं कि जो रिलीजियस फेथ था ना, धर्म को लेके विश्वास था ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इससे लोगों को जीवन में उद्देश्य मिलता था, कम्फर्ट मिलता था, आशा मिलती थी, सिक्योरिटी मिलता था, सिक्योरिटी में सुरक्षा मिलती थी, ठीक है। फेथ सराउंडेड ह्यूमन लाइफ जस्ट एज द सी सराउंडेड द शोर, कि फेथ जो है ना मनुष्य के जीवन को पहले इस तरीके से घेरा हुआ था जिस तरह से समुद्र को होता है ना, चारों तरफ से समुद्र का तट घेरे हुए रहता है, उस तरह से मनुष्य का जीवन भी पहले फेथ से घिरा पड़ा था। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड के अनुसार पीपल वंस हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन रिलीजन, की एक समय की बात है, पुराने समय की बात है, कि लोगों को रिलीजन में बहुत ज़्यादा विश्वास था, एंड फेल्ट स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, और इस वजह से लोग आध्यात्मिक रूप से खुद को प्रोटेक्टेड अनुभव करते थे। हाइवर, हालांकि द सिचुएशन हैज चेंज, हालांकि अब जो समय है, सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, वो बदल चुकी है। विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न थिंकिंग, कि जिस तरह से साइंस का उदय हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े बड़े उद्योग शुरू हुए हैं, मॉडर्न थिंकिंग आया है, लोग आधुनिक तरीके से सोचने लगे हैं। मैनी पीपल हैव बिगन टू लूज देयर फेथ, तो ढेर सारे लोग जो है ना ऐसे में अपना फेथ खोना स्टार्ट कर दिए हैं, कि लोग को अब वो सेम भगवान पे, रिलीजन में विश्वास नहीं रहा है। एज ए रिजल्ट, और इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप, ह्यूमैनिटी हैज़ लॉस्ट, की इंसान के अंदर की मानवता भी जो है खो गई है। द सर्टेनिटी एंड कम्फर्ट दैट रिलीजन वंस प्रोवाइडेड, कि वो जो ह्यूमैनिटी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मानवता, सर्टेनिटी इट मीन्स निश्चितता, या फिर कम्फर्ट इट मीन्स आराम, ठीक है, वो जो रिलीजन एक समय देता था, रिलीजन की वजह से जो एक समय इंसान को मानवता, सर्टेनिटी और कम्फर्ट मिलती थी ना, वो सारी चीज़ अब
जो है खो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी हैं। इन द फाइनल स्टांजा, अब आखिरी स्टांजा में, अर्नोल्ड टर्न्स इनटू रिलीजन टू ह्यूमन रिलेशनशिप। अब रिलीजन की बात करते हुए इंसान के रिलेशनशिप के, मनुष्य के संबंधों पे बात करने लगते हैं जो ऑथर हैं। सीइंग द अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, की जैसे जैसे वो देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक दुनिया में कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, कन्फ्यूजन है, उसके बाद वो रिलीजन से ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। ही अपील्स टू हिज बिलवेड टू रिमेन फेथफुल एंड ऑनेस्ट। वो अपनी बिलवेड से, अपनी प्रेमिका से आग्रह करते हैं कि उनकी प्रेमिका को कहते हैं कि तुम हमेशा उनको लेके लॉयल रहना, फेथफुल रहना, वफादार रहना और ऑनेस्ट ईमानदार रहना। फिर से यहाँ पे पोएम का लाइन है, और लव लेट अस टू बी ट्रू टू वन अनदर। द पोइट बिलीव्स दैट, पोइट का यहाँ पे मानना है कि वैन फेथ एंड सर्टेनिटी डिसअपियर, कि जब जब आस्था और सर्टेनिटी, इट मीन्स निश्चितता, खत्म हो जाती है, गायब हो जाता है, ट्रू लव बिकम्स द ओनली सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सपोर्ट। तो सिर्फ सच्चा प्यार ही जो है वो साधन बन जाता है कंफर्ट का और सपोर्ट का, जब फेथ और सर्टेनिटी खत्म हो जाती है। ही कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ टू ए डार्क बैटलफील्ड। ऑथर जो है कंपेयर करते हैं एक अंधेरे युद्ध के मैदान से इंसान के जीवन का, वेयर पीपल आर स्ट्रगलिंग विदाउट रियली नोइंग व्हाट दे आर डूइंग और व्हाई। जहाँ पे सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये बिना जाने कि वो सारे लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। इन दिस कन्फ्यूजिंग वर्ल्ड, और इसी कन्फ्यूजिंग वर्ल्ड में, लव, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी हैव। कि किसी के पास भी जो अगर प्यार है, ऑनेस्टी और लॉयल्टी है, तो वो सबसे प्रीशियस थिंग है जो उस इंसान के पास हो सकता है, सबसे मूल्यवान चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के साथ हम लोग का एनालिसिस खत्म हो जाता है। फिर कंक्लूजन है, फिर टाइटल के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन आप कोई भी आंसर लिख रहे हो उसके एंड में यूज़ कर सकते हो। बाकी याद रखना, अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो टाइटल वाला सेक्शन थोड़ा आपको पहले डिस्कस करना है, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के आगे एनालिसिस कंटिन्यू कर सकते हो। क्रिटिकल एप्रिशिएशन अगर पूछ दिया पोएम का तो पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, थोड़ा सा समरी को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो क्रिटिकल एप्रिशिएशन में, क्योंकि इतना बड़ा 6-7 पेज का तो आंसर लिखोगे नहीं। जिस अकॉर्डिंग मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का है, तो 6-7 पेज लिखना नहीं है। तो इंट्रोडक्शन को सेम लिखोगे, समरी को थोड़ा शॉर्ट कर दोगे, फिर थीम को भी लिखोगे, और फिर एंड में थोड़ा सा टाइटल के बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हो, फिर एंड में कंक्लूजन। क्योंकि क्रिटिकल एप्रिशिएशन में ना सब कुछ डिस्कस करना होता है मेनली, तो ये क्रिटिकल एप्रिशिएशन है। और थीम्स पूछ दिया तो थीम्स में भी स्टार्टिंग थीम्स वाले सेक्शन से करोगे, और आंसर को लॉन्ग करने के लिए उसमें कुछ समरी वाला सेक्शन ऐड कर सकते हो, और एंड में कंक्लूजन ये सेम ही रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन का आंसर जो है इसी नोट से आपका कवर अप हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। दस द पोएम डोवर बीच इज अबाउट द चैलेंजेस पीपल फेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस तरह से जो हम लोग का पोएम है डोवर बीच, वो उन चैलेंजेस, उन चुनौतियों के बारे में है जो कि लोगों को मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक दुनिया में फेस करना पड़ रहा है। अर्नोल्ड शो हाउ पीपल वेयर लूजिंग देयर स्पिरिचुअलिटी बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साव नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये सोज होगा, ये ठीक कर लीजिए। क्योंकि अर्नोल्ड जो है ना दिखाते हैं कि कैसे जो है ना साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता खोते जा रहे हैं। तो यहाँ सोज होगा, ये सही कर लेना, ये गड़बड़ है। ट्रू लव, ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी आर द ओनली वैल्यूज दैट कैन गिव मीनिंग एंड होप टू ह्यूमन लाइफ। कि ऐसी दुनिया में, ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड में सच्चा प्यार, ईमानदारी, ट्रस्ट, लॉयल्टी ही ऐसे वैल्यूज़ हैं, ऐसे मूल्य हैं जो कि इंसान के जीवन को आशा देते हैं या इंसान के जीवन को अर्थ देते हैं। अबाउट टाइटल है थोड़ा सा, द टाइटल डोवर बीच रिवर्स टू ए फेमस बीच ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ द इंग्लैंड। कि इंग्लैंड के साउथ कोस्ट में, साउथ हम बताएं ना, दक्षिणी पार्ट में जो एक बीच है जिसका कि नाम है डोवर बीच, वेयर द पोएम इज सेट इन, वो जहाँ पे इस पोएम की मतलब सेटिंग रखी गई हम लोग कह सकते हैं, तो वहीं से टाइटल लिया गया इस पोएम का। वाइल स्टैंडिंग ऑन डोवर बीच, मैथ्यू अर्नोल्ड टॉक्स अबाउट द चेंजिंग कंडीशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। कि उस डोवर बीच पे खड़े होते हुए मैथ्यू अर्नोल्ड जो है इस आधुनिक वर्ल्ड के, आधुनिक दुनिया के बदलते कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। द काम शी, द साउंड ऑफ द वेव्स एंड द मून लिट नाइट इंस्पायर हिम टू थिंक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ इन विक्टोरियन पीरियड। कि वो जो शांत समुद्र है, जो वेव्स, इट मीन्स लहरों से साउंड आ रही है, आवाज़ आ रही है, और जो मून लाइट है, इट मीन्स रात के समय जो चंद्रमा चमक रहा है ना, वो सारा चीज़ उनको इंस्पायर करता है कि वो सोचे कि किस तरह से विक्टोरियन पीरियड में, या विक्टोरियन सोसाइटी भी हम मेंशन कर सकते हैं, विक्टोरियन सोसाइटी में रिलीजियस फेथ जो है ना वो डिक्लाइन होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। देयरफॉर इस तरह से द टाइटल डोवर बीच इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस पोएम। कि जो टाइटल है डोवर बीच वो बिल्कुल सही है इस कविता के लिए। अब हम लोग का थीम्स ऑफ द पोएम, थीम्स वाला सेक्शन आ जाता है। द थीम ऑफ द डोवर बीच रिफ्लेक्ट द सोशल कंडीशन ऑफ विक्टोरियन एज। ये जो थीम है डोवर बीच का, विषय जो जिन जिन विषयों पे एक कविता लिखी गई है ना, वो कहीं ना कहीं विक्टोरियन पीरियड का, विक्टोरियन सोसाइटी का ना
सामाजिक कंडीशन दिखाता है, सामाजिक स्थिति दिखाता है। इन दिस पोएम, इस कविता में अर्नोल्ड डिस्कसेस द मेजर इशूज़ ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम के, अपने समय के मेजर इशूज़, मेजर मुद्दों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ के डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन सफरिंग के बारे में बात करते हैं, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के बारे में बात करते हैं, सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। और मीनिंग इन लाइफ इट मीन्स मनुष्य जो है किस तरह से अपने जीवन में अर्थ ढूंढता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है लॉस ऑफ फेथ, सबसे पहला ऑप्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज़ द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, की सबसे महत्वपूर्ण जो थीम है इस पोएम का वो है धार्मिक विश्वास का खत्म होना या नष्ट होना। अर्नोल्ड बिलीव्स दैट, अर्नोल्ड को ऐसा मानना है कि इन द पास्ट पीपल हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, कि पास्ट टाइम में लोगों को ना भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, विच गेव दैम होप, पीस एंड सिक्योरिटी, जिस वजह से लोगों को क्या होते थे, भगवान पे विश्वास करने की वजह से लोगों को उम्मीद रहती थी, शांति मिलती थी, सिक्योरिटी, सुरक्षा मिलती थी। हाउएवर, हालांकि विद द राइज ऑफ साइंस एंड मॉडर्न थिंकिंग, जिस तरह से साइंस का उदय हुआ, आधुनिक सोच का उदय हुआ, लोग आधुनिक तरीके से सोचने लगे, फेथ हैज़ ग्रेजुअली डिक्लाइन, तो जो इंसान का रिलीजियस फेथ था ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, नष्ट होने लगा। फिर से यहाँ पोएम का लाइन है, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल। अब है ह्यूमन सफरिंग, अदर मेजर थीम ऑफ द पोएम इज ह्यूमन सफरिंग, कि सब जो सेकेंड मेजर थीम है, दूसरा महत्वपूर्ण मेजर थीम है वो मनुष्य की सफरिंग, कष्टों के बारे में बात किया गया इस पोएम में। द साउंड ऑफ द वेव्स रिमाइंड्स द पोएट दैट, वो जो समुद्र की लहरों की आवाज़ है ना वो पोएट को याद दिलाती है, सॉरो एंड पेन आर परमानेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, की दुख और पेन इट मीन्स दर्द है ना जो इंसान के जीवन का परमानेंट पार्ट है, ठीक है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अल्दाओ, हालांकि द वर्ल्ड लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, की जो दुनिया है ना हालांकि बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड कन्फ्यूजन, लेकिन फिर अब आप इसको करीब से देखते हो तो वो पूरी स्ट्रगल, संघर्ष और कन्फ्यूजन से भरा पड़ा है। लव और ह्यूमन रिलेशनशिप भी है इस पोएम का थीम, विषय। अर्नोल्ड बिलीव्स दैट, अर्नोल्ड का ऐसा मानना है कि व्हेन फेथ बिकम्स वीक, कि जब विश्वास वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लव एंड लॉयल्टी बिकम द ग्रेटर सोर्स ऑफ होप, तो प्यार और लॉयल्टी भी जो है ग्रेटर सोर्स बन जाती है, उम्मीद की, आशा की, सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है प्यार और वफादारी, ठीक है, जिससे लोगों के अंदर उम्मीद जगी रहे। ही आस्क हिज बिलवेड टू रिमेन ट्रू बिकॉज जेन्युइन लव कैन प्रोवाइड कंफर्ट, वो अपनी बिलवेड से कहते हैं, अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि उनकी प्रेमिका जो है हमेशा जेन्युइन रहे, ट्रू रहे, ताकि उनको उसके जेन्युइन लव से, सच्चे प्यार से जो है वो कंफर्ट मिल पाएगा, ठीक से। फिर से यहाँ पे पोएम का लाइन है, अ लव लेट अस टू बी ट्रू टू वन अनदर। फिर है, दस द थीम ऑफ द पोएम इज रिमेन रेलिवेंट इवन टुडे, इस तरह से जो विषय है पोएम का, इस कविता में जिन विषयों का यूज़ किया गया है ना वो आज के टाइम से भी रेलिवेंट है, आज के टाइम से भी मिलता है, ठीक है, आज के टाइम से भी कनेक्ट कर पाता है ये सारा विषय जो है। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स ख़त्म हो जाता है। बाकी आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। आपको पता होगा कि PDF पेड है, एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे बहुत सारे PDF ऑलरेडी फ्री में आपको मिल जाएंगे, तो पेड PDF के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी हम लोग का जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।